हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली वो लाइट चली गई थी, मेरा जो फर्स्ट वॉल्यूम था वो इनकम्प्लीट रह गया, तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, मिल्कीनेस उसमें कट लग गया था इसमें आपके वीडियो में। सो हम यहाँ पे थे कि एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड दैट इज जस्ट बाय पासिंग through lime water when it turns milky. When more CO2 is passed through this milky solution, then milkiness disappears, right? तभी तो अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है, स्वेयर एसिडिटी, व्हाट इज दिस एसिडिटी? ओवर ईटिंग की वजह से भी हो सकती है, या आपने कुछ पॉइजनस खा लिया तो हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। जब ज़्यादा एसिड रिलीज होता है तो हार्ट बर्न होता है, इरिटेशन होती है, और उसके बाद आपको भूख भी नहीं लगती। तो रेकमेंड करते हैं कि मीठा सोडा खाओ, NaHCO3। तो जिसको भी एसिडिटी हो तो थोड़ा सा मीठा सोडा खा सकते हैं, नहीं तो इनो पी सकते हैं। इनो में भी तो मीठा सोडा ही होता है, मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट। व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द मीठा सोडा, इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एसिडिटी में क्यों पीते हैं इसको? क्योंकि ये वाटर में मिक्स होने के बाद स्ट्रॉन्ग बेस बना देता है, NaOH, और वीक एसिड बनाता है, इसलिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है एसिडिटी के लिए, राइट? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट वैसे कहाँ पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट चौक, जो क्लासरूम में आपकी टीचर बोर्ड पे लिखने के लिए यूज करते हैं, उसे हम चौक कहते हैं। मार्बल, घरों में जो नीचे फ्लोर पे मार्बल होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, और जो एग का शेल होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो एसिड्स होते हैं, आई थिंक इट इज फिफ्थ, वेल डोंट बॉदर नंबर्स। एसिड्स react with base to make salt plus water, and this reaction is known as neutralization reaction. It is known as neutralization reaction. See, NaOH is a base and HCl is an acid when they are reacted, but make sure बेस और एसिड को वाटर में डिसॉल्व करके लेना है। आप इसको ड्राई यूज नहीं कर सकते। सो इनके फुट में हम लिखते हैं एक्वस। एक्वस का मीनिंग होता है वी हैव डिसॉल्व दिस इन वाटर। सेम, दोनों का एक्वस मीडियम लो, कंबाइन करो, यू विल गेट NaCl। दिस इज अ सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर इज प्रोड्यूस्ड, और वाटर साथ में प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड बोथ एसिड एंड बेसिस शुड बी टेकन इन द एक्वस मीडियम। मेक श्योर, ये कंपल्सरी है कि एक्वस मीडियम में ही होना चाहिए। नेक्स्ट है एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। सी, which metal oxide we are taking? CuO plus HCl, suppose we have taken, you will get CuCl2 plus water. They are also giving salt and water, right? This is metal oxide and this is acid. We are getting salt and water. Okay, next है corrosiveness. Corrosiveness of acids. जो एसिड्स होते हैं दे आर कॉरोसिव इन नेचर। कॉरोसिव का मीनिंग क्या होता है? अगर हमारे हाथ पे सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाए तो हैंड बर्न हो जाता है, स्किन बर्न हो जाती है, इचिंग होती है, इसे हम कहते हैं कॉरोसिव एक्शन। यू नो, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को स्किन पे डाल दें तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? वो कहते हैं स्किन को मुझे अपना वाटर दे दे दो। स्किन से हमारा ये वाटर लेता है। जब ये स्किन से वाटर एब्सॉर्ब करता है उस वक्त लॉट्स ऑफ हीट इज रिलीज्ड, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। वाटर एब्सॉर्ब्स एंड हीट रिलीज्ड, और ये जो हीट रिलीज होती है ये हमारी स्किन को बर्न करती है। और सल्फ्यूरिक एसिड कहता है भाई मैंने कुछ नहीं किया, जो किया इस हीट ने किया, मैंने तो आपकी स्किन से वाटर पिया था खाली। सो दिस इज हाउ
बिकॉज दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। कौन सी रिएक्शन? एसिड को स्किन पे डालेंगे तो जो रिएक्शन होगी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वाली, दैट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, मीन्स लॉट्स ऑफ हीट इज रिलीज और उसी से कॉरोसिवनेस आती है, राइट। और एक अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देखें तो इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको वाटर में डिसॉल्व करके मिल्की जैसा बना लो सब्सटेंस, तो उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये एक स्पेशल पॉइंट है, अलग से नोट कर लो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ वेरी गुड एंटासिड। एंटासिड का मतलब होता है कि अगर किसी को एसिडिटी हो गई है तो जेलुसिल जो मार्केट में मिलता है उसमें यही तो होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज एंटासिड। ओके, कॉरोसिवनेस हो गया हमारे एसिड का। एट्थ है कि ऑल एसिड्स dissolve in water to produce H positive ions. Now this is the very common thing among all the acids. अगर आपसे पूछे सारे एसिड्स में कौन सी बात कॉमन है, they release H plus ions in aqueous solution. Whenever acids are dissolved in water, we call it aqueous solution. Now this thing is common for all acids. Common for all acids. ओके, इनका कॉरोसिव एक्शन भी होता है। दोबारा से देख लो कि एसिड्स बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे शो, बट मेक श्योर एसिड्स एंड बेसिस आर टेकन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एसिड्स आल्सो रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू मेक द सॉल्ट एंड वाटर once again. Corrosiveness of acids, I have told you why they are corrosive in nature, because they produce lots of heat which causes skin burn. Well, magnesium hydroxide is milk of magnesia. This is being used as antacid. All acid dissolve in water to produce H positive ion, which is common for all acids, right? जैसे HCl है, हमने इसको वाटर में डाला तो ये H plus और Cl में ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही H2SO4 है, जब इसको हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये भी H plus और HSO4 नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। All the acids release H positive ion in aqueous solution. Well, अब हमारा ग्लूकोज है C6H12O6। वाओ, इसमें 12 हाइड्रोजन है। क्या ये भी वाटर में डिसॉल्व होके H प्लस देगा? लेट अस सी। हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमें H प्लस आयोन्स नहीं देता है। इज इट एसिडिक इन नेचर? नो, नॉट एट ऑल। इससे क्या प्रूव होता है कि ऑल द सब्सटेंसेस कंटेनिंग हाइड्रोजन मे नॉट बी एसिड्स। अब आपको हो कि इथेनॉल, आई मीन C2H5OH, राइट, इसमें देखो 6 हाइड्रोजन है, क्या ये भी एसिडिक होगा? नो, इट विल नॉट बी एसिडिक इन नेचर, बिकॉज ये वाटर में जाके इकट्ठे रहते हैं, टूटते नहीं है। सिर्फ वही एसिड जो वाटर में जाके ब्रेकअप हो जाता है, H प्लस आयोन को दे देता है, उसी को हम कहते हैं एसिड। सो ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स मे नॉट नेसेसरीली बी एसिडिक इन नेचर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, आई हैव टोल्ड यू कि एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयोन्स देते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। हमने ड्राई HCl गैस ले ली। रिमेंबर, आई हैव नॉट एडेड इट टू वाटर, मैंने वाटर नहीं लिया है, ड्राई HCl गैस ली मैंने, और उसको ड्राई लिटमस पेपर मैंने ले लिया, ब्लू कलर का लिटमस पेपर। ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे ड्राई HCl गैस मैंने पास की, इसका कलर चेंज नहीं हुआ। अरे, अभी तो आपने बोला कि एसिडिक इन नेचर है, बट बोला ना कि एसिड वो होता है जो H प्लस देता है। डू वन थिंग, अब इसमें नो कलर चेंज आएगा, राइट? वेल, अब आप इसी ड्राई HCl गैस को मॉइस्ट, थोड़ा सा गीला कर लो आप लिटमस पेपर को, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर। अब क्या होगा? मॉइस्ट गीला हो गया, इसके ऊपर हमने वाटर लिया है, इस वाटर के कांटेक्ट में जैसे ही HCl आएगी ब्रेक हो जाएगी, H प्लस आयोन्स दे देगी। अब इसमें कलर चेंज होगा,
यानी कि इसका रेड कलर हो जाएगा। तो इससे हमने क्या लर्न किया? ये लर्न किया कि जितने भी एसिड्स हैं वो ड्राई फॉर्म में एसिड नहीं होते हैं। जब तक वो H प्लस आयोन्स नहीं देंगे तब तक हम उनको एसिडिक नहीं मानेंगे। और ड्राई लिटमस पेपर के साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होता, मॉइस्ट के साथ होता है, क्योंकि वाटर के साथ मिलके ये H प्लस आयोन्स को देते हैं। नाउ ऑन दिस बेसिस एसिड्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। अब एसिड्स कौन से टू टाइप्स के होते हैं? एक है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है आपका वीक एसिड। इसकी डेफिनेशन बताने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग। आई हैव टेकन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। से मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो 10 के 10 मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे। 10 H प्लस यू विल गेट और 10 Cl नेगेटिव। HCl फुल्ली आयोनाइज हो गया। फुल्ली आयोनाइज मीन्स जितने मॉलिक्यूल मैंने लिए थे वो सब के सब आयोन में कन्वर्ट हो गए वाटर में जाते ही। ऐसे एसिड को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड इज दैट विच इज फुल्ली dissociated in aqueous solution, right? Now what are the weak acids? Suppose 10 molecules of acetic acid I have taken, CH3COH. It is found in vinegar, I have told you. इसको अगर हम वाटर में लेते हैं, ये इस सिंबल का मतलब होता है कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई। 10 में से 6 मॉलिक्यूल कहते हैं हम तो H देंगे, 4 कहते हैं हम नहीं होते डिसोसिएट, हम आराम से बैठे हैं वाटर में। सो इसमें 6 मान लो ब्रेकअप हो जाते हैं आपके एक्वस मीडियम में। ये एक्वस लिखने का मतलब है जब ये टूट जाते हैं ना तो भी वाटर उनको चारों तरफ से सराउंड कर लेता है, उसी को हम एक्वस कहते हैं। मीन्स बीइंग सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 6H पॉजिटिव। इसे हम कहते हैं वीक एसिड जो फुल्ली डिसोसिएट नहीं होता। वीक एसिड्स आर दोज विच डू नॉट fully or completely dissociate in aqueous solution। वीक एसिड और कौन से होते हैं? एक आपका एसिटिक एसिड है, एक आपका हाइड्रोजन साइनाइड, साइनिक एसिड भी कहते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन साइनाइड तब बोलेंगे जब ये गैसियस स्टेट में होती है। H2CO3 ये भी आपका वीक एसिड होता है। सो CH3COH, H2CO3, HCN, these are the weak acids। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन होते हैं? जो हमने सारे मिनरल एसिड्स पढ़े ना वो सारे स्ट्रॉन्ग थे। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ये आपके स्ट्रॉन्ग और ये वीक एसिड्स होते हैं। अब इनमें डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। 2 मैग्नीशियम के रिबन्स ले लो। ये मैग्नीशियम का रिबन लिया, एक को आप HCl में डाल दो और एक मैग्नीशियम के रिबन को, स्मॉल रिबन को आप एसिटिक एसिड में डाल दो। राइट, रिएक्शन दोनों में होगी लेकिन इसमें विग्रस होगी। विग्रस मीन्स बहुत तेज होगी। हियर द रिएक्शन इज विग्रस रिएक्शन, हियर द रिएक्शन इज स्लो। राइट, बाय द वे रिएक्शन होने कौन सी वाली है? MgCl2 और हाइड्रोजन। इसमें CH3COMg यानी कि सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसमें जरा जोर से निकलेगी, इसमें आराम से निकलेगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। बेसिस पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बेस। बेस इज बिटर इन टेस्ट, कड़वा होता है टेस्ट में, बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। सोपी टू टच, टच करने पे सोप जैसा लगता है और उसे हम कहते हैं बेस। राइट, एक तो बिटर होता है टेस्ट में और ये कौन से लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है? इट चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू blue। When base is dissolved in water, we call it alkali. Base is dissolved in water, then we call it alkali।
Well, what is the special thing about base? All the bases, when they are added to water, they give OH negative ions. All bases give OH negative ions. हम इन्हें हाइड्रोक्सिल आयोन्स कहते हैं. Hydroxyl ions in aqueous means dissolved in water, aqueous solution. For example, NaOH, आप इसको water में dissolve करेंगे, it will furnish OH negative ion. Okay. Magnesium hydroxide, when dissolved in water, it also furnishes OH negative ions. So these are basic in nature. एसिड में क्या कॉमन था कि वो H प्लस आयोन देते थे वाटर में, और ये हमारे OH नेगेटिव आयोन्स देते हैं. वेल, द बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स. यू नो, एसिड तो सभी मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, ये लेकिन कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं टू गिव हाइड्रोजन गैस. टू गिव हाइड्रोजन गैस. फॉर एग्जाम्पल, जिंक के साथ रिएक्शन करके देखो, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसने दिया सोडियम जिंकेट, और साथ में सॉरी नॉट वाटर, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. तो ये कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, सबके साथ नहीं करते हैं. वेल, नेक्स्ट है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. व्हाट इज दिस? दिस इज वंस अगेन अ बेस. ये भी बेस होता है, और अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई जाए, किसी भी बेस की अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपको सॉल्ट मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर मिलता है. राइट, इसको हम सॉल्ट भी कहते हैं. सॉल्ट और वाटर यू आर गेटिंग. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स कोई भी बेस जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है. ये रिएक्शन ऐसे भी आ सकती है, व्हाट हैपन्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द COH होल्ड वाइज. यू नो, इसको हम लोग, ये रिएक्शन पहले भी आई है. लाइम वाटर है, अगर हम क्लियर सोल्यूशन बनाते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेट लाइम भी कहते हैं, तो ये इसके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो. और बस एक यूज है इसका, बेसिस का. NaOH जो होता है पेपर और सोप इंडस्ट्री में यूज होता है बहुत ज्यादा. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट इज, मैंने अभी आपको बताया कि वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वैसे वाला मीनिंग बताया, लेकिन कोई ऐसी चीज भी है जिसे हम देखें और पता चल जाए हाँ ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसी कोई टर्म? यस, इट इज पीएच स्केल. पीएच स्केल. पीएच हमें क्लियरली आइडिया देता है कि कोई एसिड है या बेस है. पीएच स्केल सोरेनसेन ने दिया था. कब दिया था? 1909 में दिया था. व्हाट इज पीएच स्केल? पीएच स्केल 0 से 14 में जाती है, और सेंट्रल है 7, और 7 पीएच को, ये हमारा पीएच स्केल है, 7 को हमने न्यूट्रल माना हुआ है. ना ये एसिड है और ना ही ये बेस है. न्यूट्रल कौन है? वाटर. इन फैक्ट आई एम टेलिंग यू, हमने क्राइटेरिया वाटर को ही बनाया है. हमने वाटर के pH 7 को न्यूट्रल लिया है. अगर वाटर का pH 6 होता तो हम 6 को न्यूट्रल ले लेते. राइट, तो हमने न्यूट्रल लिया. इससे कम चले जाओ, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14. राइट, इस साइड जाते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन होता है, इस साइड जाते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन होता है. इसका मीनिंग है कि pH लेस देन 7 होगा, कम होगा, तो इसे हम एसिडिक सॉल्यूशन कहेंगे. If pH is more than 7, we call it basic solution. और pH 7 होगा वो न्यूट्रल माना जाएगा. Well, अब now the criteria is कि 3 और 5 में से
कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है। अब गेस करो, आप जितना इधर जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो जिसका pH 4 है और एक का pH 2 है, यू टेल इन दोनों में से मोर एसिडिक कौन है, जो जितना जीरो की तरफ जाएगा। सो pH 4 वाला जो एसिड होता है वो वीकर एसिड होता है, लेसर या वीकर एसिडिक देन pH इक्वल टू 2। लेकिन बेस के साथ ऐसा नहीं होता। 8, 9, 10, 11, 12, 13 जिसका pH 10 होता है वो मोर बेसिक होगा देन pH इक्वल टू 8। जितना ज्यादा pH उतना ज्यादा बेसिक, जितना कम pH उतना ज्यादा एसिडिक। तो pH स्केल हमें ये बताता है, इस pH से हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। हमारे जो ब्लड में pH होता है दैट इज 7.6, तो हमारा ब्लड कौन है, बेसिक इन नेचर होता है, राइट। और हमारे स्टमक में pH क्या होता है, 2। बाप रे, कितना ज्यादा एसिड हमारे स्टमक में रिलीज होता है। ऐसे ही कॉफी का, टी का pH कितना होता है, 5.6। कॉफी और टी दोनों एसिडिक होती हैं। सो pH से देखो कितना फर्क पड़ता है, कॉफी एंड टी। और pH 2 हमारे स्टमक में होता है। आपको पता है हमारे बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कहती हैं ये वाला pH होगा तो मैं काम करूंगी, नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगी, राइट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। Now numericals are not there on pH in your syllabus. अगर इसकी मैथमेटिकल पूछी जाती है तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। माइनस H प्लस और pH का मतलब क्या है कि pH और H प्लस आपस में इनवर्सली रिलेटेड हैं। मीन्स pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयोन। ये देखो, जिसमें H प्लस आयोन्स ज़्यादा होंगे उसका pH कम होगा, जिसमें H प्लस कम होंगे उसमें pH ज़्यादा होगा। नॉर्मली इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स नहीं है, बस इतना ही पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, इसका H प्लस के साथ रिलेशन क्या है। एक है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। व्हाट इज दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर? एक ऐसा इंडिकेटर जो सब पे अप्लाई हो जाए। तो ये बनेगा कैसे? इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स। बड़े सारे इंडिकेटर्स को मिला के उसका हमने मिक्सचर बना लिया, उसी को कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स used for all range of pH। कोई वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो, ये सब के लिए इस्तेमाल हो जाता है। जो पहले वाले हमने इंडिकेटर पढ़े उसमें लिमिटेशन थी, जैसे फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन कहता है स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो मैं पिंक कलर दूंगा, वो वीक एसिड और वीक बेस में अपना कलर नहीं देता है। तो हर एक की लिमिटेशन है, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट है यूज ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे स्टमक में, इन आवर स्टमक, प्रोटीन इज डाइजेस्टेड at pH equal to 2 or in acidic medium, right? अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो पेप्सिन एंजाइम होता है हमारे स्टमक में, वो कहता है भाई एसिड होगा, पीएच इतना होगा तो मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। सोच के देखो कि पीएच के ऊपर हमारा कितना डिपेंडेंट है हर चीज। और यही प्रोटीन जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, बट इन इंटेस्टाइन वहां जाके एक ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, वो बोलता है बेसिक मीडियम होगा तो मैं काम करूंगा। देखो हर एक के अपने अपने नखरे, अपना अपना पीएच का रेंज होता है, बट इन इंटेस्टाइन द मीडियम इज बेसिक इन नेचर। और हमारी इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होगी वो बेसिक मीडियम में होती है, और हमारे स्टमक में जो डाइजेशन होती है वो एसिडिक मीडियम में होती है। दूसरा है टूथ डिके। हमारे बॉडी में जो टीथ होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस में आते हैं,
ये बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के, Ca3PO4 होल ट्वाइस। हमारा एनामल इसी से बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट, इट इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, राइट। और अगर हमारे माउथ में मीडियम एसिडिक होगा, इफ मीडियम इज एसिडिक, अगर हमारे माउथ में हम एसिडिक मीडियम को रखेंगे तो कैल्शियम फॉस्फेट ब्रेक हो जाता है, मीन्स हमारे टीथ का जो एनामल है वो वीक हो जाता है और कैरीज भी हो जाती हैं। आपसे क्यों कहा जाता है कि आफ्टर एवरी मील आप ब्रश करेंगे? वो तो पॉसिबल है नहीं, हैबिट ही नहीं है, बट 2 बार कर लो, मॉर्निंग और सोने से पहले, तो भी सफिशिएंट है। बाय द वे, टूथपेस्ट में ऐसा क्या होता है? जो टूथपेस्ट होती है वो बेसिक इन नेचर होती है। टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर, राइट। अब कैल्शियम फास्फेट कहता है कि बेसिक मीडियम होगा तो मैं तुम्हारी दांतों पे पड़ाऊं, एसिड हुआ तो मैं डिसॉल्व हो जाऊंगा। जो दांतों में सेंसिटिविटी लगती है वो क्यों लगती है? क्योंकि एनामल हमारा वहां से रिमूव हो जाता है। वो कैसे होता है? देखो, आपने खाना खाया और फूड के पार्टिकल्स आपके माउथ में रह गए, फूड इन माउथ, तो हमारे माउथ में मॉइस्चर भी होता है और टेम्परेचर भी सफिशिएंटली गुड होता है बैक्टीरिया के लिए। तो फूड जो माउथ में रह जाता है उसे बैक्टीरिया डिग्रेड करता है। बैक्टीरिया डिग्रेड का मतलब है डिकम्पोज करता है, वो अपना खाना खाता है। जब डिग्रेड करता है तो H+ आयोन्स को रिलीज करता है, मीन्स हमारे माउथ में अपने आप पीएच जो है वो एसिडिक हो जाता है, <7। अब एसिडिक मीडियम में कैल्शियम फॉस्फेट डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। जब वो डिसॉल्व होगा तो दांत हमारे कमजोर हो जाएंगे, कैरीज भी हो जाएंगी, जिसे हम टूथ डिके कहते हैं। सो दैट्स वाई ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील। तो क्या करना है? ब्रश योर टीथ, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं आफ्टर एवरी मील। आप खाली वाटर भी वो करके स्पिट कर सकते हैं। टीथ ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस तो करना चाहिए, मॉर्निंग में और एक सोने से पहले, ताकि रात भर हमारे जो माउथ में खाना बचा हुआ है वो डिग्रेड होके एसिड ना प्रोड्यूस हो, उसको रिमूव कर देना चाहिए। सो टूथ डिके भी देख लो, पीएच ओरिएंटेड है, ओके। और क्या है? सॉइल। सॉइल का पीएच जो है वो 7 होना चाहिए। 7 पीएच वाली जो सॉइल होती है उसमें बहुत अच्छे प्लांट्स ग्रो होते हैं। अगर आपके घर की या गार्डन की या आपके फील्ड की सॉइल का पीएच, इफ पीएच ऑफ सॉइल इज <7, अगर आपकी सॉइल का पीएच 7 से कम है तो वहां पे प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? लाइम डाल देना चाहिए। पीएच ऑफ सॉइल इज <7, देन लाइम, चूना भी कहते हैं जिसे, स्लेट लाइम, क्विक लाइम, चूना भी कह देते हैं, देन लाइम इज एडेड ताकि ये न्यूट्रल हो जाए। और अगर आपका सॉइल का पीएच, इफ पीएच ऑफ सॉइल इज मोर देन 7, मीन्स आपकी जो सॉइल है वो बेसिक है, राइट। तो आप क्या करेंगे? इसमें एसिड डालेंगे। एसिड का मतलब जो कंपोस्ट होता है ना, ऑर्गेनिक मैन्योर जिसे कहते हैं, वेजिटेबल्स के पील्स और जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको उसमें पिट में रख के उसको कवर करके जो कंपोस्ट बनाई जाती है, तो ऐसी सॉइल को हम कंपोस्ट के साथ ट्रीट करते हैं बिकॉज दैट इज हैविंग एसिडिक मीडियम। सो व्हेन पीएच ऑफ सॉइल इज मोर देन 7, देन इट इज ट्रीटेड विद कंपोस्ट, and compost is acidic in nature, compost is added. So these three I have told you the use of pH in our daily life. अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। हमें पता है, हम अपना तो बता दिया मैंने कि फूड की डाइजेशन देखो कैसे पीएच वो होना चाहिए। सो प्लांट्स, ये हमारा 4th है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। हम लोगों का जो पीएच है वो 7.4 से 7.8 के बीच में चल जाता है अगर हमारे ब्लड में हो तो।
और स्टमक की एक अलग बात है, बट नॉर्मली बेसिक होता है, उसी में हमारा बॉडी काम करता है, अच्छी खासी रेंज है। बट बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी पीएच की रेंज में काम करते हैं। आप देखो फिशेज हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं, अगर किसी दिन एसिड रेन आती है, एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव एज दे वर्क इन स्मॉल पीएच रेंज। स्मॉल पीएच रेंज का मतलब है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो कहेंगे पीएच अगर हमारा ना 7 से लेके 7.2 तक रहेगा ना तो हम अपना काम अच्छे से करेंगे। वाइड रेंज नहीं होती, स्मॉल रेंज होती है। लेकिन जैसे ही एसिड रेन आती है, एसिड रेन से जो वाटर का पीएच है वो अच्छा खासा डिक्रीज हो जाता है, तो वहाँ का फ्लोरा एंड फौना जो होता है वो डाई हो सकता है। सो plants and animals are pH sensitive as they work in small pH range, and acid rain cause a great damage to aquatic life, क्योंकि उनका पीएच जो है वो चेंज हो जाएगा, और पीएच चेंज होना इनको पसंद नहीं होता, तो एक्वेटिक लाइफ जो है वो हमारी डैमेज हो सकती है क्योंकि वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, राइट। और पीएच का हमारा यूज कहाँ होता है? सेल्फ डिफेंस में। सेल्फ डिफेंस, अगर आप ट्रैकिंग पे गए हो तो ट्रैकिंग पे जब हम जाते हैं एक नेटल प्लांट होता है, नेटल प्लांट, उसकी लीव्स के ऊपर ना स्टिंग्स होते हैं, लीव्स के ऊपर स्टिंग्स होते हैं, राइट। और अगर आप उस नेटल प्लांट के पास से चले जाएंगे तो आपके स्किन में वो पिर्स कर जाएंगे, जो ये स्टिंग्स होते हैं ना, कांटे होते हैं, वो चले जाएंगे और आपके बॉडी में मीथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देंगे। लीव स्टिंग्स एंड दे इंजेक्ट मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड को हम लोग फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, इट्स कॉमन नेम इज फॉर्मिक एसिड। तो आपके बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, उससे बहुत इचिंग होती है, लेकिन उसी के बिल्कुल पास एक डॉग प्लांट होता है, डॉग प्लांट, और जो इसकी लीव्स होती हैं ये बेसिक इन नेचर होती हैं। तो कभी भी आपको हिली एरियाज पर किसी भी प्लांट के पास से जाते हुए अगर आपको इचिंग होनी स्टार्ट हो जाए तो डॉग प्लांट की लीव्स होती बिल्कुल उसके पास ही ग्रो करती हैं ये, बस उनकी लीव्स का आप उसका पाउडर तो क्या ना, जूस बना लो, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लो और वो एक्सट्रैक्ट लगा लो, आपको रिलीफ मिलेगा क्योंकि वो बेसिक इन नेचर होता है। सिमिलरली जब कोई आपको मधुमक्खी, बी या एंट स्टिंग करती है तो भी आपको बड़े लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा मीठा सोडा ले लो, वो रगड़ लो इसके ऊपर। मीठा सोडा रगड़ने से क्या होता है? मीठा सोडा इज बेसिक इन नेचर, राइट। तो एंट स्टिंग को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करते हैं, और ये हम इस तरीके से मतलब भगवान ने अगर दर्द भी दिया है तो दवा भी दी है, और ये हमेशा हमारी लाइफ पर भी अप्लाई होता है। कभी भी आपको पेन फील हो तो समझ जाना कि उसका सॉल्यूशन और उसका जो रिलीफ सिस्टम है वो भी आपके बिल्कुल पास में है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं सॉल्ट्स वाले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स हम किन्हें कहते हैं? अभी मैंने एक बात बताई थी कि एसिड और बेस की रिएक्शन से जो भी बनता है वाटर के अलावा, दैट इज नोन एज सॉल्ट। अब मैं कुछ सॉल्ट्स के नेम्स लिख रही हूं आपके सामने। सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट and K2SO4. Well, did you notice these all are the salts? अब इमेजिन करो ये salts कैसे बने होंगे। एक में सोडियम होगा और एक में सल्फेट होगा। एक ऐसा एसिड ले लो, ये देखो NaOH प्लस H2SO4 से मिलके बना है। मैंने एरो इधर लगाया है। जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू कि बाय एडिंग विच बेस एंड एसिड these salts are produced। ये किससे बना होगा? ऑफ कोर्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया होगा हमने, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड लिया होगा। डोंट बॉदर, देयर बैलेंसिंग होती रहेगी। मैग्नीशियम सल्फेट कैसे बना? सॉरी, एरो इधर लगाना है। एक इसका देखो, इस पॉजिटिव वाले पार्ट को हम बेसिक रेडिकल कहते हैं क्योंकि इससे बेस बनता है,
और जो ये नेगेटिव वाला है इसे हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं। सो नेगेटिव वाला एसिड रेडिकल है, ये बेसिक रेडिकल है, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होगा, राइट। NaCl किससे बना होगा? NaOH से और HCl से मिलके बना होगा। Na2CO3 NaOH प्लस H2CO3 से बना है। NaNO3 NaOH प्लस HNO3 के कॉम्बिनेशन से बना है। K2SO4 किससे बना होगा? KOH और H2SO4 के कॉम्बिनेशन से बना होगा। ये मैंने सबका क्यों लिखा है? आपको ये बताने के लिए कि इनमें से पहले तो ये देखो कैटेगरीज, हम इनको कहते हैं सल्फेट सॉल्ट। क्यों कहते हैं सल्फेट सॉल्ट? क्योंकि सब में सल्फेट है। इसमें कौन सी चीज कॉमन है इन तीनों में? सोडियम, तो इसे हम कहते हैं सोडियम सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स की कैटेगरी हम ऐसे भी रख सकते हैं, कार्बोनेट सॉल्ट, सभी के कार्बोनेट ले लो, क्लोराइड सॉल्ट, सभी के क्लोराइड ले लो, पोटाशियम के सॉल्ट, पोटाशियम के सारे सॉल्ट ले लो। तो ये हम कैटेगराइज कर सकते हैं। Now I am telling you why did I write down the names of acids and base from where they are produced. Just I want to tell you this is a strong base and this is a strong acid. जब कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना होता है, ऐसे सॉल्ट को हम न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। सी, ये वाला हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है, राइट। अगर मैं आपसे pH पूछूं कितना है तो आप कहेंगे 7 है। कैल्शियम सल्फेट इन दोनों से बना, डू यू नो ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। SA स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, W स्टैंड्स फॉर वीक, B स्टैंड्स फॉर बेस, राइट। अब ये बना है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो नेचुरली जो स्ट्रॉन्ग होता है उसकी बात मानी जाती है। तो बताओ ये सॉल्ट कौन है? ये एसिडिक सॉल्ट है। हाउ? बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलने से बना है, तो इसे हम कहेंगे एसिडिक सॉल्ट। इसका pH क्या होगा? ऑफ कोर्स लेस देन 7 होगा। मैग्नीशियम सल्फेट, ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। तो ये वाला सॉल्ट भी क्या होगा? सेम। NaCl स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना है, तो ये न्यूट्रल है और इसका pH कितना है? 7 होगा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। आई टोल्ड यू अर्लियर, जो H2CO3 होता है वो वीक एसिड होता है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बना, तो ये कौन सा सॉल्ट हुआ? बेसिक सॉल्ट। दिस इज बेसिक सॉल्ट और इसका जो pH है दैट इज मोर देन 7। NaNO3 स्ट्रॉन्ग बेस, strong acid, neutral, and pH is equal to 7. Same is happening for this. This is a strong base and this is strong acid, and we are getting once again neutral salt with pH 7. इससे हमें ये पता चलता है कि जो salts होते हैं वो 4 kinds के होते हैं। 3 तो pH के बेसिस पे, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, और एक होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस, दोनों ही वीक होते हैं। उसमें pH लेस भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। CH3COO NH4 अमोनियम एसीटेट, ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है। अब इसका pH न्यूट्रल भी हो सकता है, लेस देन 7 भी हो सकता है, मोर देन 7 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि दोनों में से स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। तो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, weak acid, strong base, strong acid, weak base and both are weak. 4 kinds के होते हैं, बट आपकी नॉलेज के लिए salts are of 3 types: neutral, acidic and basic. And this all depends upon from which acids and bases they are produced of. Okay? So this is about salts. एक बार इसका screenshot ले लो आप। Okay. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट है हमारा NaCl. व्हाट इज NaCl? सोडियम क्लोराइड, नमक, जिसके बिना हमारी कोई लाइफ ही नहीं है। NaCl इज अ सॉल्ट, इट्स नेम इज सोडियम क्लोराइड, राइट। ये न्यूट्रल सॉल्ट है, वी ऑल नो। और ये कहाँ से मिलता है?
इट इज फाउंड और वी गेट इट फ्रॉम सी। ये सी में पाया जाता है। 2.5% NaCl इज फाउंड इन सी। सोचो कितना ह्यूज अमाउंट है NaCl का हमारे सीज में। इस NaCl से स्टार्ट करके हम बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं। सी हाउ। NaCl when dissolved in water, right? और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि एक बीकर में NaCl और वाटर का सॉल्यूशन बना लो, उसमें एक कैथोड डाल दो, एक एनोड डाल दो और इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो। तो आप क्या देखते हो कि नीचे NaOH रह जाता है, बीकर के अंदर NaOH रह जाएगा और आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी कैथोड पर और क्लोरीन गैस निकलेगी आपकी एनोड पर। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसेस कैथोड और एनोड पे चली जाती हैं और आपको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होता है? इसके बिना सोप और पेपर दोनों नहीं बनते। सोप इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री और तो और ग्लास इंडस्ट्री में भी ये यूज होता है। क्लोरीन कहाँ यूज होता है? H2 और Cl2 को आपस में मिला दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमें मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बिना मुझे लगता है हमारी लाइफ नहीं है। ये किसी भी मेटल को क्लीन, पर्टिकुलरली स्टील को क्लीन करने के काम आता है। ये कॉस्मेटिक में भी यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है, मेडिसिन बनाने के लिए, और लैब का रीजेंट तो है ही है ये इंपॉर्टेंट, और क्लीनिंग ऑफ स्टील के काम आता है। क्लीनिंग ऑफ स्टील के ये काम आता है, राइट। सो इसी क्लोरीन को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर पास कर दें, रिमेंबर दिस इज डैम इंपॉर्टेंट रिएक्शन। व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन इज passed on calcium hydroxide, we get CaOCl2. It is bleaching powder. इसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर किसके काम आता है? ऑफ कोर्स एज द नेम सजेस्ट ये ब्लीचिंग के काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, और हमारा इंपॉर्टेंट सॉल्ट कौन सा है? ब्लीचिंग के बाद है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा किसके काम आता है? इसका फॉर्मूला है NaHCO3, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। ये कैसे बनता है? वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करो, अमोनिया भी ऐड कर दो और साथ में NaCl डाल दो। आपको क्या मिलता है? NaNH4Cl प्लस Na2CO3, राइट। अब ये NH4Cl और NaHCO3, सॉरी, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को, NaHCO3 को अगर आप बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं तो आपको मिलता है Na2CO3 प्लस H2O, सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट को आप वाटर में डिसॉल्व करो और इसके क्रिस्टल्स बना दो। इसको डिसॉल्व करते हैं रॉड के साथ और उसको कूल होने के लिए रखोगे तो आपको इसके क्रिस्टल्स मिलेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा Na2CO3.10H2O। और .10H2O वाले को हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा। Na2CO3 कहता है कि अगर 10 वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो मैं काम नहीं करूंगा, इसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। मीन्स 10 वाटर होगा तो मैं कपड़े धोऊंगा, नहीं तो नहीं धोऊंगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये 10 वाटर लेकिन गीला तो होता नहीं है, ये तो ड्राई होता है, तो वाटर कहाँ गया? रिमेंबर, जब किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट में वाटर होता है तो वो गीला नहीं होता, क्योंकि वाटर अलग अलग जगह पे पड़ा होता है पूरे लेटिस में। पानी गीला कब होता है? जब एक वाटर दूसरे वाटर का हैंड पकड़ लेगा, दूसरा तीसरे का, तो पानी गीला लगता है। जब वाटर के अलग अलग जगह पे बैठा होगा, उनको मिलने नहीं दिया जाएगा, तो वो कहाँ से गीला होगा? सो दे आर बेसिकली ड्राई। एक एग्जाम्पल और है, कॉपर सल्फेट .5H2O। आपको पता है ये ब्लू कलर का होता है। इसको आप हीट कर लो, वाटर उड़ जाता है और आपका कॉपर सल्फेट वाइट हो जाता है, राइट। इट इंडिकेट्स कि इसमें वाटर था लेकिन वो गीला नहीं लग रहा था। इट मीन्स वाटर इज प्रेजेंट स्कैटर्ड,
ये इकट्ठा पड़ा होता है तभी गीला लगता है, नहीं तो ये हमें गीला नहीं लगता है। तो कॉपर सल्फेट वाइट हो जाता है। इस वाइट कॉपर सल्फेट में कुछ ड्रॉप्स डाल दो तो ये बन जाएगा आपका दोबारा से कॉपर सल्फेट ब्लू वाला। ओके, सो अब चलते हैं मीठा सोडा पे। मीठा सोडा को अगर हम बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट करना चाहें, बेकिंग पाउडर बनाते वक्त इस NaHCO3 में थोड़ा सा एसिड डाला जाता है। अगर आप केक में खाली मीठा सोडा डालेंगे, कुछ खट्टा नहीं डालेंगे या बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे तो वो कड़वा बनता है। क्यों? क्योंकि NaCO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, इसलिए वो केक कड़वा बनता है। उसमें एसिड हमें डालना ही पड़ता है, तो बेकिंग पाउडर में एसिड बीच में डला होता है। ये आपके केक को बेक कैसे करता है? क्योंकि जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है साथ में। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ऊपर जाती है तो आपके केक को बेक करती हुई निकल जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नाउ इज लेफ्ट ओनली POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आपको लगता है कि एक बार और रिवाइज कराना चाहिए था तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख लो। नेक्स्ट है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बनता कैसे है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को हम कहते हैं जिप्सम। इस जिप्सम को हीट कर दो 373 केल्विन पे, 1.5 वाटर उड़ जाएगा और आपको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। हाफ को हेमी भी कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसी को हम कहते हैं POP। इसकी फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस। रिमेंबर, टेम्परेचर शुड नॉट बी मोर देन 373, नहीं तो ये आधा पानी भी उड़ जाएगा, हमें POP नहीं मिलेगा। अब ये POP काम कैसे करता है? आप प्लास्टर ऑफ पेरिस मार्केट से खरीद के ले आओ, उसमें आप वाटर डालो। वाटर डालोगे तो एक पेस्ट सी बन जाती है। उस पेस्ट में क्या होता है, फिर वापस ये जिप्सम बन जाता है, राइट। अब ये जिप्सम को क्या करो, जो सीलिंग पे हमारे डिजाइन बने होते हैं वाइट POP से, वो भी इसी की वजह से है। मार्केट में बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं भगवान की बनी हुई, वो ये इसी की बनी होती है POP की। POP की एक खास बात होती है, इसमें वाटर ऐड करो, इसको आप अपने घर में कटोरी में डाल दो, जब ये ड्राई हो जाएगा ना उसको बाहर निकालो तो कटोरी की शेप ले लेता है ये। तो इसकी एक क्वालिटी है, इट एक्सपैंड्स एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज पुट, सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैच्यूज। और कहाँ काम आता है ये? डेकोरेशन के काम भी आता है। किस पे? सीलिंग्स पे, आप वैसे वॉल पे भी करा सकते हैं। और तीसरा, प्लास्टरिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स। जब किसी की बोन ब्रेक हो जाती है तो जो उस पर प्लास्टर लगाते हैं वो यही तो होता है POP, ताकि आपकी जो बोन है, जो जो भी बॉडी का पार्ट है वो अपनी पोजीशन में रहे, मूव ना करे। तो ब्रोकन बोन्स के केसेस में डॉक्टर्स ऑल्सो यूज दिस। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसको करने के बाद आप कोई सैम्पल पेपर लीजिए, NCERT की बुक लीजिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। आई एम श्योर आपको सेकंड चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी कि हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको लर्न होने चाहिए हमेशा, उसकी वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।